नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो? तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था। ओके, तो अब हम लोग को ब्रिटिश को देखना है। उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। 16 मार्च 2026, 16 मार्च से सहायक शिक्षक का बैच शुरू हो रहा है अपने इंस्टीट्यूट में। CGPSC नॉलेज में आपको जानना है, एडमिशन आप ले सकते हो। 50% का ऑफ चल रहा है 10 तारीख तक। ठीक है, ऑनलाइन फीस रहेगा 1999 रुपये और ऑफलाइन फीस रहेगा 2999 रुपये। देख लीजिए यहाँ पर ये नंबर है और हमारा MG टावर, गोल्ड चौक, DDU नगर, रायपुर ये एड्रेस है। तो इसमें आप नंबर पर कॉल कर सकते हो, एड्रेस पर आकर के विजिट कर सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो और ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो सहायक शिक्षक और शिक्षक का भी बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से। 16 मार्च से शिक्षक का बैच स्टार्ट हो रहा है कला संकाय का। ओके, याद रख लीजिएगा, कला संकाय का 16 मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है शिक्षक। ओके, सेम है 6 से 10, 50% डिस्काउंट। फीस में देखिए 2499, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है 3499। सेम नंबर है, एड्रेस सेम है, आप नंबर पर कॉल कर लीजिए या एड्रेस पर आकर विजिट कर सकते हो। ठीक है, विज्ञान संकाय का भी शुरू हो रहा है। विज्ञान संकाय का कब से है भाई? तो 1 अप्रैल से है, याद रख लीजिएगा। 1 अप्रैल से विज्ञान संकाय का शिक्षक, 1 अप्रैल याद रख लीजिएगा। 50% डिस्काउंट इसमें भी चल रहा है 10 तारीख तक। 2499 रुपये ऑनलाइन फीस है, ऑफलाइन फीस 3499। नंबर सेम है, एड्रेस सेम है। ठीक है, तो जो भी टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, टीचर बनने की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, टीचर के लिए वो शिक्षक और सहायक शिक्षक किसी पे भी एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कॉल कर लो। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठा लो। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था, है ना। मराठा कंप्लीट हो गया, मराठा कंप्लीट हो गया। रघुजी थर्ड का डेथ हो गया कब? 11 दिसंबर 1853। फिर हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने जो मराठे हैं, मराठा जहां पर शासन कर रहे थे उसको किस में मिला लिया? तो ब्रिटिश में मिला लिया, मतलब नागपुर ब्रिटिश में शामिल। और नागपुर के अधीन था क्या? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश में शामिल हो गया। अब आगे कौन लोग रूल करेंगे? ब्रिटिश लोग। ब्रिटिश लोग रूल करेंगे तो ब्रिटिश को अभी हम लोग को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले विलय की घोषणा देख लेते हैं। विलय की घोषणा, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा। ओके, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा देखोगे कब हुआ भाई? 1854 में। 1854 में, 1854 में, 1854 में, याद रख लीजिएगा। क्यों हुआ था आपको मैंने अभी बताया। रघुजी थर्ड का मृत्यु, रघुजी थर्ड का मृत्यु, याद रख लेना। कब? 11 दिसंबर 1853। हड़प नीति, फिर डलहौजी आ गए। हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में नागपुर को शामिल कर लिया और नागपुर को शामिल किया गया तो छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गए 1854 में। ठीक, किसने किया भाई? तो डलहौजी ने, डलहौजी ने। ठीक, डलहौजी ने। आ जाते हैं, इसके बाद देखिए, बात समझना है आप लोग को। 1 फरवरी 1855, 1 फरवरी 1855। ओके, 1 फरवरी 1855 को पावर ट्रांसफर होता है। क्या जी? सत्ता हस्तांतरण, पावर ट्रांसफर। ठीक, याद रख लेना। कौन करेगा? तो देखिए, जब पुनः भोसले शासन चल रहा था तो जिलेदार नियुक्त किए थे। और अंतिम जिलेदार कौन थे? अंतिम जिलेदार, तो अंतिम जिलेदार थे गोपाल राव। ठीक है, याद रख लेना, अंतिम जिलेदार गोपाल राव, अंतिम जिलेदार गोपाल राव। ठीक, और गोपाल राव अंग्रेजों को ट्रांसफर करेंगे तो अंग्रेज प्रतिनिधि के रूप में यहां पर C. इलियट को याद रख लेना। ये C. इलियट छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर थे। C. इलियट डिप्टी कमिश्नर, याद रख लेना है, डिप्टी कमिश्नर। ओके, ठीक, तो पावर ट्रांसफर किसने किया? अंतिम जिलेदार गोपाल राव ने C. इलियट को
पावर ट्रांसफर किया, याद रख लेना। जैसे अब ब्रिटिश शासन रूल करेंगे, ब्रिटिश शासन रूल करेंगे तो ये तो डिप्टी कमिश्नर हो गए, डिप्टी कमिश्नर हो गए, है ना। कौन? सी इलियट। तो सी इलियट डिप्टी कमिश्नर बने, तो याद रख लेना इनके सहयोग के लिए, इनके सहयोग के लिए याद रख लेना अतिरिक्त कमिश्नर और बनाया गया। ठीक है, अतिरिक्त कमिश्नर और बनाया गया, याद रख लेना है। और अतिरिक्त कमिश्नर दो जगह बना, एक रायपुर में, रायपुर में, और दूसरा बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में। तो रायपुर में कौन बना भाई? तो मोहबिल हुसैन, मोहबीब हुसैन, ये रायपुर के बनाए गए। और देखिए ये गोपाल राव है ना, ये गोपाल राव को अतिरिक्त कमिश्नर के रूप में बिलासपुर में बनाया गया। तो बिलासपुर के कौन भाई? गोपाल राव। ठीक, दो अतिरिक्त कमिश्नर बनाए गए, और जो ये अतिरिक्त कमिश्नर थे ये केवल भारतीय ही बन पाएंगे, केवल भारतीय। ठीक है, अंग्रेज लोग नहीं बन पाएंगे, केवल भारतीय लोग ही बन पाएंगे अतिरिक्त कमिश्नर। इसको भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा एक सहायक कमिश्नर भी बनते थे, उसको आप याद नहीं रखोगे चल जाएगा। डिप्टी कमिश्नर याद रख लेना संभाग स्तर पर, और अतिरिक्त कमिश्नर यहां पर रायपुर बिलासपुर पर। नागपुर में कौन बैठेंगे? कमिश्नर। नागपुर में कौन बैठेंगे? कमिश्नर, याद रख लेना। ओके, तो इतना आपको जानना है, इसमें इतना आपको जानना है यहां पर। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई प्रशासनिक व्यवस्था को समझेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, और यहां पर देख लेते हैं हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, याद करते चलना है, कुछ आपको जरूरत नहीं है और कुछ। प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि एकदम आसान भाषा में मैं बता रहा हूं। इसमें विलय की घोषणा 1854 डलहौजी, याद रख लेना। 1 फरवरी 1855 को क्या होगा? पावर ट्रांसफर होगा। गोपाल राव हैं, वो चार्ल्स इलियट को पावर ट्रांसफर करेंगे, याद रख लेना। अतिरिक्त कमिश्नर बनाए जाएंगे जो केवल भारतीय बन सकते हैं। कौन? मोहिबुल हसन और आपका गोपाल राव, गोपाल राव। ठीक है, तो याद रख लेना मोहिबुल हसन और गोपाल राव। ओके, अब आ जाते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आप देखोगे तो 1854 में याद रख लेना है, 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू हुआ। क्या जी? तहसीलदारी व्यवस्था, तहसीलदारी व्यवस्था शुरू हुआ, याद रहेगा, तहसीलदारी व्यवस्था। और इसी अंतर्गत 1854 में देखोगे तो 3 तहसील बनाए गए। कितने तहसील? 3 तहसील, याद रख लेना। 3 तहसील कौन कौन सा? तो याद रख लेना है आपका, एक तो रायपुर, रायपुर, दूसरा धमतरी, ठीक है, तीसरा याद रख लेना है क्या जी? रायपुर, धमतरी और रतनपुर। ओके, रायपुर, धमतरी और रतनपुर, रायपुर, धमतरी और रतनपुर, 3 तहसील शुरू में बनाए गए। याद रख लेना। कब शुरू हुआ? 1854, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1854, 3 तहसील याद रख लेना है। एक रायपुर, दूसरा धमतरी, है ना, धमतरी, तीसरा रतनपुर, 3 याद रख लेना है। उसके बाद देखिए 1854 हुआ ना, 3 साल बाद 1857 में 1857 में ये तहसील का फिर से आपका पुनर्गठन किया गया और इसमें 2 तहसील और जोड़े गए, 2 तहसील और जोड़े गए। कौन कौन सा भाई? तो याद रख लेना है धमधा, धमधा, और एक और याद रखना है
नवागढ़, नवागढ़ याद रहेगा, धमधा और नवागढ़। तो कितने हो गए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 5 तहसील हुए ना, 5 तहसील हुए ना। इसके बाद देखोगे तो छोटी सी आपको डेट आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए समझिए, ये फरवरी आपका, सॉरी 1857 बोला ना, जुलाई 1857 में, जुलाई 1857 में ये जो धमधा है, धमधा, इसके जगह में, धमधा के जगह में याद रख लेना है, धमधा के जगह में दुर्ग को तहसील बनाया गया। धमधा के जगह में दुर्ग को तहसील बनाया गया, इसको याद रख लेना है। तो अभी कितने ही हुए, ये 5 ही हुए ना। धमधा के जगह में दुर्ग को तहसील बनाया गया, थोड़ा सा यहां पर याद रखना है। इसी समय धमधा को हटा करके दुर्ग को तहसील बनाया गया, याद रख लेना है। ओके ओके, तो 1854 ये याद रखना है। 1857 जुलाई 1857 में धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील बनाया गया। अभी तहसील कितने हुए, 5 हुए, 5 तहसील कितने हुए, 5। अब समझिए, अब समझिए 2 नवंबर 1861, कितना, 2 नवंबर 1861 याद रख लेना है। 2 नवंबर 1861 क्या जी, मध्य प्रांत का गठन, मध्य प्रांत का गठन। ओके, मध्य प्रांत का गठन होगा, ठीक। और जब मध्य प्रांत का गठन होगा तो इसमें 3 राज्यों, अभी वर्तमान के जो 3 राज्य हैं ना, वहां से क्षेत्र लिए जाते हैं। 3 राज्य कौन कौन सा, एक तो एमपी याद रख लेना भाई, एक महाराष्ट्र और एक छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य के क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं मध्य प्रांत में, ठीक है, याद रख लेना। इन तीनों राज्यों के, अभी जो 3 राज्य है ना, ये 3 राज्य के क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र देख लेते हैं। इसी मध्य प्रांत में देखोगे जब गठन होगा, तो मध्य प्रांत में जब गठन होगा, मध्य प्रांत का गठन होगा, तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन सा भाई, याद रख लेना, रायपुर, रायपुर, ठीक है, रायपुर। दूसरा याद रखना है बिलासपुर, और तीसरा याद रखना है संबलपुर, ठीक है, संबलपुर याद करते चलना है। रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर कब बने जिले, 1861 में बने। कब बने जिले, 1861 में बने। 3 जिले छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कितने जिले, 3 जिले, 3 जिले सीजी में याद रख लेना है। इसके बाद देखोगे तो 1862, कब, 1862 में मध्य प्रांत में देखोगे तो 5 संभाग, कितना जी, 5 संभाग। ओके, याद रख लेना है 5 संभाग। कौन कौन सा 5 संभाग देखते हैं यहां पर, तो देखिए याद करते चलना है, छोटा छोटा लिखूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए एमपी से 2 ले लो, एमपी से 2 कौन कौन सा, एक तो जबलपुर और दूसरा सागर ले लो। महाराष्ट्र से 2 ले लो, नागपुर और गोदावरी तालुका। छत्तीसगढ़ से ले लो छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रख लेना, क्या जी, छत्तीसगढ़। तो 1862 में याद रखना, छत्तीसगढ़ स्वतंत्र रूप से संभाग बना, स्वतंत्र रूप से संभाग बना, स्वतंत्र रूप से संभाग। ओके, और इसके हेडक्वार्टर कौन सा बना, तो रायपुर। मतलब रायपुर स्वतंत्र रूप से संभाग कब बना, तो 1862 में। याद रखते चलना है ना, याद रखते चलना है। जब मध्य प्रांत बना तो मध्य प्रांत का कैपिटल कौन सा था, नागपुर था, नागपुर याद रख लेना है।
मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग जबलपुर, सागर, नागपुर, गोदावरी तालुका और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्वतंत्र रूप से संभाग कब बना? 1862 में बना। इसके हेडक्वार्टर रायपुर, और इस समय कितने जिले? 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ये 3 जिले ना, ये याद कर लेना है, ठीक है। ये 3 जिले इस समय छत्तीसगढ़ में शामिल थे। ओके, याद रहेगा। तो स्वतंत्र रूप से छत्तीसगढ़ संभाग कब बना? तो याद रख लेना है 1862। 1862 याद रहेगा, 1862 याद रखना है। ओके, और संभाग में क्या था? डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर, है ना, ये आपको जानना है। उसके बाद देखिए 1905 में ज्योग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन होगा, भौगोलिक पुनर्गठन होगा, याद रख लेना है, ठीक है, भौगोलिक पुनर्गठन 1905 में, ठीक है। ज्योग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है, ठीक, पुनर्गठन, ठीक, रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक, रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोलो। भौगोलिक पुनर्गठन के अंतर्गत देखोगे तो छत्तीसगढ़ को समझिए, ये है छत्तीसगढ़, है ना, ये छत्तीसगढ़, अभी का छत्तीसगढ़ ऐसा है, लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ ऐसा हुआ करता था, और ये ऊपर वाला पार्ट नहीं था, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं था, ऐसा था, ठीक है, याद रख लेना। और ये जो था इसी को बोला जाता है संबलपुर। संबलपुर 5 रियासत में डिवाइड था, 5 रियासत, सोनपुर, बामरा, कालाहांडी, रायखोल और पटना, ठीक है। तो जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसी समय भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, तो ये जो संबलपुर है ये उड़िया भाषी होने के कारण, ठीक है, ये बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया। क्या? बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया। और यहां पर है छोटा नागपुर प्लाट्यू, तो छोटा नागपुर प्लाट्यू के अंतर्गत आने वाले 5 रियासत को, ठीक है, याद कर लेना। छोटा नागपुर के अंतर्गत आने वाले 5 रियासत, चांग बकार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर, इसको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। तो कह सकते हो कि 1905 में ही छत्तीसगढ़ का वास्तविक स्वरूप अस्तित्व में आया है, ठीक है, यह है इसका वास्तविक स्वरूप। और यह चला गया किसमें? बंगाल प्रांत में। याद रहेगा, याद रख लेना भाई, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक देख लो, सबका राय पटना चाहिए, सबका राय पटना चाहिए। ठीक है, सबका राय पटना चाहिए। तो स से सोनपुर, ब से बामरा, का से कालाहांडी, राय से रायखोल, पटना से पटना, सबका राय पटना चाहिए। ये चला गया और इधर 5 आ गए, तो याद रख लेना है, ठीक है, ये आपको जानना है। ओके, एकदम याद रखना है। अब मराठा को याद करिए, मराठा जब पढ़ रहे थे हम लोग, मराठा प्रशासन, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? ग्राम, फिर ग्राम का समूह, फिर परगना, फिर राज्य, ऐसे पढ़े थे, ठीक है। इसमें देखोगे तो ग्राम आ जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। क्या जी? ग्राम, ग्राम के बाद परगना, परगना के बाद तहसील, अब तहसील आ गए ना, तहसील के बाद जिला भी बन गया, जिला के बाद संभाग बन गया। तो इस तरीके से आपको जानना है, ठीक है। प्रशासनिक यूनिट को इस तरफ से, यहां ये सबसे छोटी प्रशासनिक यूनिट है, बढ़ते क्रम में ऐसा, ये है आपका प्रशासनिक यूनिट। ओके, याद रख लेना है। और गांव में कौन होगा भाई? गांव में, ग्राम में, तो यहां पर जैसे कि उसमें गौटिया होते थे, यहां पर देखोगे तो पटवारी,
पटवारी। परगना में वहां पर कमाविजदार था, है ना। यहां पर देखोगे तो एनटी रहेंगे, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। यहां तहसीलदार, तहसीलदार। और डिस्ट्रिक्ट में, जिला में देखोगे तो जिला में कौन, तो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। और संभाग में कमिश्नर। ओके, याद रख लेना। तो इस तरीके से यहां पर आपको जानना है। ग्राम पटवारी, परगना कमाविजदार मराठा में, यहां पर उस कमाविजदार के जगह में नायब तहसीलदार। तहसील में तहसीलदार, जिला में डिप्टी कमिश्नर और संभाग में कमिश्नर। याद रहेगा ना। ये इस तरीके से यहां पर प्रशासन किया करते थे। अब देखते हैं हम लोग तो इसके राजस्व व्यवस्था को। ठीक है, ब्रिटिश कालीन राजस्व व्यवस्था में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय एक पद्धति चली थी जिसको हम लोग तिसाला पद्धति बोलते हैं, त्रिवर्षीय योजना। ठीक है, याद रख लेना। त्रिवर्षीय राजस्व व्यवस्था कब से कब लागू हुआ यह पूछा जाता है, तो इसी को हम लोग तिसाला व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तिसाला, तिसाला मतलब 3 साल, इसी को त्रिवर्षीय बोलते हैं। याद रखोगे, त्रिवर्षीय राजस्व व्यवस्था। ओके, राजस्व व्यवस्था ये 8 साल चला है, ये 8 साल। कब से कब तक, तो 1955 से, कहीं कहीं 54 भी लिखा रहता है। ठीक है, 54 से लेकर देखोगे तो 1963 तक। ओके, ठीक है, 62 63 तक। ठीक, 62 कर दूं। ये आपको जानना है। कितने वर्ष पूछा जाएगा, कितने वर्ष, तो आपको जानना है कितने वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष। 8 ईयर चला है ये, है ना। 3 ईयर आपका रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, ठीक, ये आपको जानना है। 55 से 62, कहीं कहीं 54 से 62 लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 8 वर्ष जानना है। ओके, ये 2 बार लागू हुआ, 2 बार। ठीक, ये आपको जानना है। ठीक, इसके बाद राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्षेत्र देखेंगे। क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय 3 क्षेत्र थे, 3 क्षेत्र। कौन कौन सा भाई, समझना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो एक तो आपको जानना है खालसा क्षेत्र, मराठा में भी आप लोग देखते हो इसको खालसा। उसके बाद ताहूतदारी, क्या जी, ताहूतदारी। और तीसरा जमींदारी, जमींदारी, याद रख लेना है। ठीक है, खालसा, ताहूतदारी और जमींदारी, खालसा, ताहूतदारी और जमींदारी, याद रख लेना है। तो खालसा में आप देखते हो, खालसा में, खालसा में इसके प्रमुख के रूप में गौटिया, गौटिया। ठीक है, ब्रिटिश के समय में गौटिया लोग, गौटिया लोग टैक्स कलेक्शन करते थे और ये खालसा मराठों के अधीन होता था, मराठों को देते थे, तो गौटिया। ताहूतदारी में देखोगे सेंडिस ने शुरू किया, तो यहां पर ताहूतदार नियुक्त होते थे, ताहूतदार। और जमींदारी में मालगुजार, कौन जी, मालगुजार, इंपॉर्टेंट है। जमींदारी में टैक्स कलेक्शन या आपके वहां पर शासन व्यवस्था के लिए कौन होते थे, मालगुजार, मालगुजार, याद रख लेना है। ठीक है, ताहूतदारी किसने शुरू किया, आप लोग को मैंने बता दिया था, सेंडिस ने। ठीक है, सेंडिस, ये कौन है, ब्रिटिश अधीक्षक। जब 1818 से 1830 तक 6 ब्रिटिश अधीक्षक रहे, मतलब इनडायरेक्ट ब्रिटिश शासन चला छत्तीसगढ़ में, उसी समय एक ब्रिटिश अधीक्षक कौन आए, सेंडिस। और इन्होंने 2 ताहूतदारी शुरू किया, लोरमी और तरेंगा, याद रख लेना, 1826 1828। तो ताहूतदारी शुरू किया था सेंडिस ने, याद रख लेना है। तो उस समय राजस्व व्यवस्था हेतु 3 क्षेत्र थे, खालसा, ताहूतदार और आपका जमींदारी, खालसा, ताहूतदारी और जमींदारी। इसके अलावा आप देखोगे तो
तो याद कर लेना है राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ही एक व्यवस्था लाखा बांटा। क्या जी? लाखा बांटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लाखा बांटा क्या है, ये मेंस में पूछा जाता है। या लाखा बांटा कब चलाया गया था, ये पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। तो लाखा बांटा देखोगे तो जमीन का अदला बदली। ठीक है, क्या? जमीन का अदला बदली, जमीन का अदला बदली। ओके, याद रख लेना। जमीन का अदला बदली कहने का मतलब है अच्छी जमीन को एक दूसरे में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को एक्सचेंज करके दिया जाता था, ताकि लोगों को समान रूप से उपज प्राप्त हो सके। ठीक है, कृषि करने में समानता आ सके, है ना। एक साल आप अच्छा जमीन का खेती कर लिए, एक साल आप अच्छा जमीन का कर लिए। इस तरीके से इस जमीन के अदला बदली मतलब समानता लाने के लिए, अच्छी जमीन को एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं तो ऐसा होता है कि कोई एक के पास है अच्छी जमीन, वो अच्छा कर रहा है, किसी के पास अच्छा जमीन नहीं है तो वो घाटे में चल रहा है। तो उसी के लिए ये लाखा बांटा व्यवस्था शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें बारी बारी अच्छे उपजाऊ खेत का प्रयोग सभी किसानों हेतु प्रयोग उनको दिया जाता था। ठीक है, ये आपको जानना है। तो ये है लाखा बांटा व्यवस्था। याद हो रहा है कि नहीं बताइए? लाखा बांटा व्यवस्था। इसके बाद देखिए, उस समय देखोगे तो याद रख लेना, पूरे क्षेत्र को 3 भाग में उससे टैक्स कलेक्शन होता था। वो प्रमुख रूप से 4 भागों में डिवाइड था। प्रमुख रूप से 4 भागों में डिवाइड था टैक्स कलेक्शन। समझते चलना है। टैक्स कलेक्शन देखोगे तो टैक्स कलेक्शन के लिए याद रख लेना 1 जून 1856। ठीक, 1 जून 1856, ये आपको याद रखना है। कर व्यवस्था हेतु, ठीक है, कर व्यवस्था हेतु पूरे टैक्स को प्रमुख रूप से हम लोग 4 भाग में देखते हैं। 4 भाग में क्या क्या टैक्स था भाई? तो एक तो चुंगी कर लगता था। चुंगी कर किसको बोलते हैं? सायर। सायर जैसे मराठा में आप देखे हो, है ना, 4 भाग, है ना। टैक्स कलेक्शन मतलब आय के लिए 4 प्रमुख, इसी को बोलेंगे कर व्यवस्था को। आय 4 प्रमुख रूप से 4 भागों में डिवाइड था। एक तो क्या? सायर आयात निर्यात कर, इसी को बोला जाता है चुंगी। ठीक है, एक प्रमुख रूप से आय का स्रोत था भू राजस्व कर। क्या जी? भू राजस्व कर, याद रखना है, भू राजस्व कर। ठीक है, सायर कर, भू राजस्व कर, ये आपको जानना है। 2 प्रमुख हो गए। इसके अलावा पंडरी कर, ठीक है, गैर कृषि से लिया जाता था। और एक होता था आबकारी कर। ठीक है, याद रख लेना। तो आबकारी कर और पंडरी कर, ये 4 प्रमुख टैक्स थे जो आय के प्रमुख स्रोत थे उस ब्रिटिशों का। ठीक है, याद रख लेना। पंडरी कर, आबकारी कर और भू राजस्व और सायर, जिसको चुंगी कर बोला जाता था। ये आपको याद रख लेना है। 1 जून 1856 से ये लागू हुआ था। ठीक है, ब्रिटिशों के समय। ये सब देखोगे, ये सब तो ये मराठा में भी चला है ना, मराठा के समय से चलते आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मराठा के समय से चलता आ रहा है। ठीक है, याद रख लेना। इसके अलावा एक ठो नियम के लिए एक प्रमुख चलाया गया था। क्या जी? यहीं पर बता देता हूं, दस्तूर उल अमल। क्या? दस्तूर उल अमल। ठीक है, दस्तूर उल अमल, ये क्या है भाई? तो ये देखोगे तो भू राजस्व नियमावली के लिए है। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था के संचालन या उसमें आए कोई भी विपत्ति या उसमें आए कोई भी बाधा के निदान हेतु इसको एक नियम बनाया गया था, जिसको कहा गया दस्तूर उल अमल। ये क्या है? ये नियमावली है। ये किसके लिए यूज होता है?
हुज हो, ये देखोगे ये नियमावली किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो राजस्व व्यवस्था संचालन हेतु, राजस्व व्यवस्था संचालित करने में जो भी दिक्कत आ रही है ना,